नमस्कार, मैं हूँ निधीश त्यागी और यहाँ पे हैं अरकारा डीप डाइव पर। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं चंद्रभूषण साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, कवि हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह भी हैं। बहुत सारे सरोकार रखते हैं और कल हम उनसे इसलिए भी बात कर रहे हैं कि कल वो जंतर मंतर में थे 20 जुलाई 2026 को, और वहाँ पर उन्हें बहुत सारे लोगों के साथ उन्हें उन्हें भी डिटेन कर लिया गया। अ, चंद्रभूषण जी पहले नवभारत टाइम्स के ओपिनियन एडिटर रह चुके हैं और एक लंबा पत्रकारिता का इतिहास है, एक कविताओं की किताबें आ चुकी। तो ये मैं इसलिए उनसे बात करना चाह रहा था कि कल उनके हिसाब से उन्होंने कल कल का जो दिन किस तरह से देखा, देश भर ने देखा उस दिन को। बहुत सारे अलग-अलग छायाओं में और अलग-अलग रोशनियों में, जहाँ पे बहुत सारी मारपीट भी हो रही थी, जहाँ पर बहुत सारे लोग उमड़ पड़े थे, जहाँ पे एक संसद थी और उसके साइड में और भी कई चीज़ साथ में चीज़ चल रही थी। तो चंद्रभूषण जी, आपका स्वागत है इस हरकारा के इस संस्करण में। अम, तो आप बताएँ कि कल कैसा रहा आपका? मतलब एक तो ये कि आपने सोचा कि वहाँ पे जाएँ, बहुत सारे लोगों ने सोचा वहाँ पे जाएँ, पर आपको डिटेन भी वहाँ पे किया गया। तो मैंने आपकी तस्वीरें फ़ेसबुक पे देखी, जहाँ से मुझे लगा कि अरे ये तो जो है एक, उसको बोलते हैं कि फर्स्ट हैंड विटनेस उस पूरे दिन का है हमारे साथ। तो इस आंदोलन में मैं थोड़ा इन्वॉल्व हूँ पिछले कुछ दिनों से। मेरे ख्याल से जो 15वां 16वां दिन वांगचुक और आयशा के जो तीनों लीडर्स ने, नेहा बोरा, मनीष और आमीन, तो इनके का जो 16वां 17वां दिन था, वहाँ से मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ और उस समय से लगभग डेली मैं वहाँ आता जाता रहा। अ, परसों की जो रात थी, 19 की रात, तो मैं और एक मशहूर फ़ोटो जर्नलिस्ट जगदीश यादव, हुँ। जो आनंद बगैर पत्रिका और दूसरे महत्वपूर्ण संस्थानों में जिन्होंने काम किया है, तो हम लोग रात में वहाँ थे देर तक और हम लोगों को ये भय था कि कहीं रात में कुछ गलत हरकत ना हो जाए और तितर-बितर करने के लिए कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से ना हो जाए। तो जितना हम लोगों से बन पड़ा हम लोग थे आस-पास। फिर हालाँकि पूरी रात हम लोग नहीं रहे। आखिरी वाली मेट्रो पकड़ के हम लोग चले आए। फिर सवेरे हम लोग पहुँचे, मैं और मेरे मित्र प्रणव प्रियदर्शी, अनिल दुबे और जगदीश जी, हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग साढ़े 10 बजे मिलेंगे पटेल चौक स्टेशन पर। तो पटेल चौक तो पता चला कि बंद है, वहाँ नहीं जा सकते, तो हम लोग मंडी हाउस उतरे और मंडी हाउस से हम लोग ऑटो से वहाँ पे पहुँचे जगह पर। मैं बहुत ही चकित हुआ कि दोनों तरफ से बहुत ऊँचे-ऊँचे बैरियर लगा के और रोक दिया गया था और मुश्किल से 1 डेढ़ फुट दोनों तरफ रास्ता छोड़ा गया था। और मैंने कहा कि ये तो स्टैम्पीड की रेसिपी लिखी हुई है भाई, इसमें तो लोग मर जाएँगे, ऐसा हाल है। मैं जाके वहाँ से जो मंच पर जो लोग थे, जो लीडर्स से थे, उनसे मैंने झगड़ा भी किया। मैंने कहा कि ये तो कोई तरीका नहीं हुआ और पुलिस जो घेर दी है, वो तो घेर दी है। आपकी स्ट्रेटजी तो स्पष्ट होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि लोग इधर भी जा रहे हैं और उधर भी जा रहे हैं। लोगों को ही पता नहीं है कि किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन ज़्यादा बड़ी बात जो ये थी कि ये मूवमेंट किसी संगठन का या किसी व्यक्ति का मूवमेंट था नहीं। इसका अनऑर्गेनाइज़्ड होना 20 तारीख को, बाकी दिन मूवमेंट पूरी तरह से ऑर्गेनाइज़्ड शेप था। लेफ्ट के लोग बड़ी संख्या में वहाँ थे, जो कि सांस्कृतिक टीमें मौजूद थीं और बहुत ही ऑर्गेनाइज़्ड मूवमेंट था। आखिरी दिन 20 तारीख को एक स्वतः स्फूर्त, मतलब 19 की रात में ही हम लोग घूम के देख रहे थे, मैं और जगदीश जी। सारे जो आस-पास के मेट्रो स्टेशन थे, बच्चे वहाँ आके सो रहे थे और मतलब एकदम ये था कि जैसे भीतर कोई गुस्सा भरा पड़ा है और लोग चले आ रहे हैं। बहरहाल 20 तारीख को ये मैं आपको साढ़े 11 बजे के साढ़े 11 12 बजे की बात मैं बता रहा हूँ। हम लोग केरल हाउस की तरफ से घुसे और वहाँ मैंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा घनी भीड़ दोनों तरफ से घिरी हुई है। मतलब ये
पुलिस के लिए भी सोचने की बात है, सबसे ज़्यादा तो युवा नेताओं को भी सोचने की बात है कि ऐसी स्थिति नहीं बनने दी जानी चाहिए। ये तो बहुत कम लोग घायल हुए। मुझे तो लगता था इसको देख के कि अगर स्टैम्पीड यहाँ मच गया तो सैकड़ों लोग मारे जाएँगे, ऐसा मुझे भय हो रहा था। बहरहाल 1 बजे के लगभग मुझे लगा कि अब निकलना चाहिए यहाँ से, देखा जाए कि बाहर क्या सीन है। तो फिर मैं पी वही केरल हाउस की तरफ से ही मैं निकला और पीछे-पीछे से होते हुए मैं पटेल चौक की तरफ गया। बीच रास्ते में मुझे फारूक अब्दुल्ला दिखे, उनके साथ कुछ कश्मीर के लोग दिखे। उमर उमर वो अब्दुल एक साइड से फारूक अब्दुल्ला भी थे। फर्क मिली है। इनफैक्ट मैंने फारूक अब्दुल्ला को ही देखा, उमर अब्दुल्ला को मैंने देखा नहीं। मेरे दूसरे मित्रों ने उमर अब्दुल्ला को देखा, वो मुझे नहीं दिखाई दिए, वो आगे चले गए। तो वो जो है वही जो विमेंस प्रेस क्लब जो है, उसके बगल से वो लोग जा रहे थे और मैं पैदल ही गया पटेल चौक। पटेल चौक मैं सोच रहा था कहीं से मुड़ के और मैं उधर पार्लियामेंट आईएनएस की तरफ चला जाऊँगा। थोड़ी देर देखूँगा, उसके बाद जाके प्रेस क्लब में बैठूँगा, ऐसा मैंने सोचा। मुझे नहीं पता था कि आगे इतना बड़ा सीन है। अ, सारे रास्ते बंद थे तो मुझे प्रॉपर पटेल चौक जाना पड़ा। पटेल चौक से फिर मैं जाने को हुआ उस साइड में तो पुलिस वालों ने रोक लिया। मैंने कहा कि भाई मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे जाने दो। उन्होंने कहा कि जर्नलिस्ट हैं तो अपना कार्ड दिखाइए। मैंने कहा मैं रिटायर हो गया हूँ, मैं कार्ड कहाँ से दिखाऊँगा? तो ये खैर किसी तरह से किसी को उसमें सद्बुद्धि आई पुलिस वाले को, उसने कहा कि ठीक है इनको जाने दीजिए। मैंने कहा कि मैं ऐसा कौन-सा अकेला जाके वहाँ टेरर पैदा कर दूँगा। बुजुर्गियत मतलब और शरीफ शरीफ दिखने का ख्याल कर उन्होंने कहा कि जाइए। हुँ। मुझे जाने दिया। तो मैं फिर आकाशवाणी के बगल से गुज़रते हुए और आईएनएस की तरफ से बाएँ मुड़ के मैं आईएनएस की तरफ चला, वहाँ मुझे ज़बरदस्त भीड़ दिखाई दी और 2 बैरिकेड पुलिस वालों ने लगा रखे थे, एक बैरिकेड टूट गया था और धाएँ, 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 धाएँ ऐसी आवाज़ें आ रही थी, आँसू गैस के गोले छूटने की जी। और लाठीचार्ज मुझसे थोड़ा दूरी पर हुआ था। मतलब मैं लाठीचार्ज में नहीं फँसा, लेकिन आँसू गैस का धुआँ पूरा बाकायदा आँख में लगा और बड़ा तीखा मतलब ज़माना हो गया आँसू गैस का आनंद लिए तो बहुत समय बाद आँसू गैस आँख में पड़ी। अच्छा, अब उसके बाद ये कि मैं बिल्कुल बैरिकेड के पास में ही खड़ा था, जो दूसरा वाला जो बैरिकेड था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि पुलिस वाले बैरिकेड हटा रहे हैं और रस्सा लेके आ रहे हैं। तो मैं सोचा कि लगता है कि अब ये रिलैक्स हो रहा है, कुछ बोल रहा है, तो मैं पास तक चला गया। फिर वहाँ भी मैंने वही कहा कि भाई मैं जर्नलिस्ट हूँ और मुझे प्रेस क्लब जाना है। तो उन्होंने कहा कि कोई जर्नलिस्ट-वर्नलिस्ट नहीं, आपको अरेस्ट किया जाता है। तो पीठ पर हाथ रखा, मैंने कहा कि भाई पीठ पर हाथ रख के तो धक्का देके तो नहीं, फिर मैं वहीं बैठ जाऊँगा, यहीं मार के मुझे मेरी लाश ही ले जाना पड़ेगा आपको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप चलिए, मैं हाथ पकड़ के मैंने कहा हाथ-वाथ नहीं, आपको जहाँ ले चलना है ले चलिए, लेकिन ये करके आप नहीं ले जा सकते कि मुझे ज़बरदस्ती करके ले जा रहे हैं। मैं आप अपनी मर्ज़ी से आपके साथ चलने को तैयार हूँ, है ना? तो फिर मैं गया और फिर उसके बाद और उन्होंने स्टूडेंट्स को जो रास्ते में थे, उनको जो पास में उनको मिले, उनको पकड़ा। मेरे ख़्याल से 25 के लगभग लोग उस गाड़ी में रहे होंगे, जिस गाड़ी में मुझे बिठाया। फिर गाड़ी आगे की तरफ वो लेके चले तो सारे स्टूडेंट्स ने गाड़ी को घेर लिया कि हमारे साथी इसमें हैं, पकड़े गए हैं। लेकिन लाठीचार्ज वगैरह करके उनको हटा के किसी तरह से गाड़ी को भगा के ले गए। शुरू में तो मुझे लगा कि तिहाड़ की तरफ ले जा रहे हैं। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि गाड़ी वो जा कहाँ रही है। वो चल रही है, चलती जा रही है। लगभग 2 घंटा गाड़ी उन्होंने चलाया। फिर बुराड़ी थाने में ले जाके हम लोगों को और मैं आपको बताऊँ बहुत लंबे समय तक मैं छात्र आंदोलन में रहा, फिर दूसरे आंदोलनों में रहा, फिर पत्रकारिता में आया, लेट कमर हूँ। जी। तो मैंने कई तरह के आंदोलन देखे हैं, लोगों को देखा है। अ, ये आंदोलन इस तरह का मेरी नज़र में नहीं पड़ा। जो स्टूडेंट्स वहाँ थे, फिर हम लोग जब बुराड़ी थाने पहुँचे तो वहाँ 3 बसें और आईं और शाम को जब हमको बुराड़ी से छत्रसाल स्टेडियम ले गए, तो
एक बस और आई वहाँ। तो छत्रसाल स्टेडियम में कुल 4 बसों का मिला के मेरे ख़्याल से 80-90 लोग रहे होंगे, 100 तो पूरे नहीं रहे होंगे। मतलब पूरी ठसाठस भर के बसें शायद नहीं, मतलब जिसको जो मिला पकड़ा वहाँ से भगाया, क्योंकि ये डर रहा होगा कि बस पर ईंटें ना पड़ जाएँ, ऐसे भी रहा हो। तो ऐसे 4 बस मिला के 90-90 के लगभग टोटल लोग रहे होंगे, जो कि छत्रसाल स्टेडियम में थे। मैं इस मामले में असाधारण कह रहा था, जो बात हो रही थी बच्चों से, और वो उम्रदार उसमें एक मैं ही था। एक विमला यादव या ऐसे कुछ नाम की एक गृहस्थ महिला थी, 40 साल के लगभग उनकी उम्र होगी। वो हाउसवाइफ थी, वो आई थी आंदोलन देखने और वो इसमें पकड़ में आ गई थी। बाकी सब यूथ थे, एक भी उसमें नहीं था जो कि 40 साल, 45 साल, 50 साल, 60 साल इस तरह के एज ग्रुप में हो, एक भी व्यक्ति नहीं था। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें से कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ था, किसी आइडियोलॉजी से नहीं जुड़ा हुआ था, किसी के पास किसी मूवमेंट की कोई मेमोरी नहीं थी, और कोई भी उदास, डिप्रेस्ड या दुखी नहीं था। उसमें एक ऐसा बच्चा भी था जो कि दोनों कान में उसने बालियां पहन रखी थी। उसकी एक बाली पकड़ के खींच ली थी, उसका कान फट गया था। स्टिल ही वाज स्माइलिंग। एक बंदा था जो कि फरीदाबाद जा रहा था, वो वर्कर थक काम कर रहा था, वही 27-28 की एज का। वो भी पकड़ में आ गया था, वो बेहोश था वहां पे। पता नहीं उसको चोट लगी थी कि या कोई बीमारी थी, उसका शरीर तप रहा था। उसको हम लोगों ने हॉस्पिटल भिजवाया वहां से। लेकिन सब लोग, ये था कि वो प्रसन्न है, और सबका ये कहना था कि हमारी लड़ाई है, जो होना है हमारे साथ होना है। हम किसी को, हमको ब्लेम नहीं करना है, ना हम किसी से आकर्षित या प्रभावित होकर आए हैं। अलबत्ता एक बाहर का आदमी जरूर प्रभावित दिखा। वो वहाँ हम लोग बुराड़ी पहुंचे, आधे घंटे के अंदर वो कचौड़ी और सब्जी लेके आ गया। खाओ खाओ खाओ, जितना खाओ, आओ काकरोचो आ जाओ, मैं भी काकरोच तुम भी काकरोच, ऐसा करके। और बच्चों में मैंने देखा कि सोनम वांगचुक का एक आकर्षण था, कि सोनम वांगचुक को वो लोग मान रहे थे कि वो मतलब उनका कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, वो हमारे लिए बैठे हुए थे। ये मैंने देखा। तो ये भुक्तभोगी के रूप में मैं नहीं बता सकता। हाँ, फिर वो आने का, वहां से लौटने का किस्सा हो, वो थोड़ी बाद में बात हो सकती। तो छत्रसाल से कब छोड़ा गया फिर आपको? 6 साल से छोड़ने में हमको 8:30 बज गया था। अच्छा, उसमें एक मेरे साथ कॉम्प्लेक्सिटी ये हो गई थी कि आपको पता ही है कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ। स्टेंट पड़े हुए हैं, तो मैं दवा नहीं ले गया था। दवा लेके क्यों जाता था लोग, मैं मुझे तो 2-3 बजे आ जाना था। हुँ, तो दवा लेके जाने का तो ये था कि भाई ठीक है, 11 बजे मार्च होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1:30-2 बजे तक चलेगा, तो चले आएँगे। तो दवा मैं नहीं ले गया था। तो इंदु यहाँ पत्नी मेरी परेशान हो गई हैं कि मतलब दवा नहीं लेके गए हैं, क्या है? तो मैंने इनसे कहा कि फ़ोन चल रहा था, उसमें डिस्चार्ज नहीं हुआ था, 20-22% बैटरी बची हुई थी। तो मैंने उनसे कहा कि अगर रात में डिटेन करते हैं तो मैं इनसे एक दवा तो कह के मँगवाऊँगा, जो एक कार्डियोस्टैटिन जो है एक मँगवा लूँगा। बाकी सब वो, मगर उनका वाइटल इम्पोर्टेंस नहीं है, और ठीक है, बाकी दवाई नहीं होगी तो ठीक है, लेकिन एक वो मँगवा लूँगा। तो मैंने इनसे कहा, लेकिन इन्होंने मित्रों को फ़ोन ऑन किया, तो किसी ने एसएचओ मॉडल टाउन से बात की, तो वो आए, फिर उन्होंने कहा कि आप चलिए, तो मैंने कहा कि ये लोग, इनका क्या होगा, इनका भी कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा कि ये लोग भी छूट जाएँगे, आप चलिए, आपका अभी चलना ज़रूरी है। तो फिर मैं उठा, फिर मैं उनकी शक्ल ही भूल गया कि वो कौन थे, और मेरी भी शक्ल उनको भूल गई। फिर उसके बाद मैं 15-20 मिनट और वहीं खड़ा रहा। फिर वो किसी तरह से कुछ समय बाद फिर आए पूछ के कि अरे आपको तो बाहर जाना था, आप क्यों नहीं गए? तो मैंने कहा कि आप आपकी शक्ल ही मुझे भूल गई कि कौन बुलाने आए थे।
क्योंकि वो कह के गए, फिर मैं लोगों से बात करने लगा हुँ। कि भाई ऐसी-ऐसी बात है, क्या करूँ? जाऊँ कि ना जाऊँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, आप जाइए, हम लोग भी छूट ही जाएँगे इधर से उधर, ऐसा थोड़ी है, रात भर इनको डिनर के पैसे तो मिलेंगे नहीं, सरकार की तरफ से तो छोड़ ही देंगे। तो मतलब बहुत आत्मीय और बहुत अच्छा माहौल रहा और मैं ये कहूँगा कि ये भिन्न तरह का आंदोलन है और भिन्न भिन्न तरह के आंदोलनकारी हैं जो इसमें आए हुए हैं, इसमें कोई शक। आप जो कह रहे थे कि ये जो आंदोलन में जो एक तरह से तैयारी उस तरह से थी नहीं कि कहाँ से आएँगे, कहाँ जाएँगे, एक तरह का पूरा एक जिसको बोलते हैं कि असंगठित और स्वतः स्फूर्त जो एक पूरा कल का हिसाब रहा। अ, पुलिस कितनी तैयार थी उस पूरे इसको सँभालने, देखने, रेगुलेट करने के लिए? क्योंकि ज़ाहिर तौर पे एक तरफ वो दावे कर रहे थे कि हमने कोई हिंसा नहीं की, हमने बिल्कुल प्रोफ़ेशनल तरीके से कर रहे हैं। पर ये जो बच्चे ही हम बच्चे कह रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चों की उम्र है इसलिए मतलब बच्चे तो नहीं है, वयस्क हैं वो लोग। अ, तो उन्होंने सारे उनके जो वीडियोज़ आए हैं वो सब काफ़ी डिस्टर्बिंग रहे कल दिन भर लोग देखते रहे वो कि एक बच्चा है जो कह रहा है कि मुझे और मारो मार डालो और कई बच्चे हैं जो 16 साल के कुछ टीनेजर्स थे जिनकी पिटाई हुई। तो अलग-अलग तरह के अलग-अलग जगहों से अब देख रहे हैं कि बहुत निर्ममता, निरंकुशता के साथ उनकी पिटाई होती रही और अ, तो क्या ये जानबूझ के पुलिस ने ऐसा किया? क्योंकि पुलिस का बर्ताव हमने शाहीन बाग के समय भी देखा और कोविड के समय भी देखा कि वो बहुत किसानों के साथ भी देखा ऐसा करते हुए। क्योंकि पुलिस तो ये वो पूरी तैयारी से आए थे या मतलब उनके हाथ से चीज़ें निकल रही थी इसलिए ऐसा उन्होंने किया? देखिए, एक चीज़ तो दिख रही है कि मतलब एक तो क्रिमिनल एक्ट पुलिस का मैं कहूँगा कि जिस जगह पर मतलब गिनती एटलीस्ट 50,000 लोग खड़े हैं, बाहर का छोड़ दीजिए, जी। 50,000 लोग जहाँ खड़े हैं, 2 ही रास्ते हैं, एक इधर से जा सकता है कोई, एक इधर से जा सकता है। बाकी ऑलरेडी टोटली बंद है, कोई नहीं आ जा सकता। उसमें आपने 10 फुट के बैरियर लगा दिए और 1-1 फुट रास्ता छोड़ा। ये क्रिमिनल एक्ट हुआ ना। आप कोई भी इमारत बनती है तो ये होता है कि 2 रास्ते उसमें होने चाहिए बाहर निकलने के और लिफ्ट के अलावा 2 रास्ते होने चाहिए कि एक अगर गिर पड़ो तो फायर एग्ज़िट कहाँ होगा? जैसे कि हम हवाओं जी। के लिए सोचते हैं कि हवाएँ आएँगी और जाएँगी तो क्रॉस वेंटिलेशन कैसे होगा? उस तरह से ही। अब पुलिस पुलिस का ढाँचा है, दिल्ली पुलिस का ढाँचा है। अगर ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है तो क्या है? आप छोड़ दीजिए, कोई दमन आप नहीं करते, कुछ नहीं करते। कोई शरारती आदमी अगर एक पटाखा फोड़ देता वहाँ पे, उससे 100 लोग मर जाते हैं। बच्चे हैं वहाँ पर और जो फ़ौज के बारे में कहा जाता है कि जो लड़ाइयाँ होती हैं तो उसमें जो अनुभवी लोग नहीं भेजे जाते हैं कभी आगे लड़ने के लिए, उनके बस की बात नहीं है। जिसने एक बार गोला फटते हुए देखा है वो मोर्चा आगे बढ़ के ले नहीं सकता। सबसे पहला मोर्चा तो रंगरूठ ही लेता है जिसने युद्ध देखा नहीं है और जो युद्ध को एक एडवेंचर की तरह से ले रहा है और वो जा रहा है। बिल्कुल। इस तरह के बच्चे बहुत सारे उसमें आए हुए हैं जिन्होंने कभी कोई मूवमेंट नहीं देखा, जो किसी आइडियोलॉजी से परिचित नहीं है, कुछ नहीं। ऐसे बच्चों को आपने दोनों तरफ से 16 साल के 17 साल के बच्चे, जी। क्रोध आ रहा है देख के। मतलब ऐसे बच्चों को आपने दोनों तरफ से घेर के 1-1 फुट का रास्ता छोड़ा है। उसके बाद क्या कहने को रह जाता है? रही बात पुलिस की जो योजना की, आपका बिल्कुल कहना सही है। हम ये दिल्ली पुलिस का रवैया देख रहे हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट क्रिमिनल एक्ट, चाहे वो शाहीन बाग का हो, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे महिला पहलवानों का यहाँ पे आंदोलन हो, या इस तरह का रहा है कि परम स्वतंत्र हैं वो। ऊपर से उनको गो अहेड दे रखा है कि मरो।
हमारी तो शाखाएँ लिखती हैं, हम तो मैनेज कर लेंगे नीचे। तुमको जो करना हो करो। मीडिया हमारे हाथ में है। लोग हमारे खिलाफ कोई नेगेटिव फीडबैक बन ही नहीं पाता है। फिर चिंता क्या करनी? जैसे करना हो वैसे करो। ऐन टाइम पर एक इन्होंने अपना पुलिस कमिश्नर भी बदल दिया। जो नया पुलिस कमिश्नर आया उसको तो भाई एक ही तुरंत उसको प्रूव करना है कि भाई उसको उस पे भरोसा जताया गया है तो वो साबित करे। तो उसने वहाँ पे भेज दिया कि जितना कूटना हो कूटो। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो दिख रही है बार-बार ये परिघटना, चाहे वो जेएनयू में रात में घुस के मारने वाले जो मुँह लपेटे हुए जो संघ के जो गैंग वाले हैं? या फिर अनेक ऐसी जामिया में ऐसा दिखा कि बिना कोई वर्दी पहने लोग डंडे बरसा रहे हैं। यहाँ भी दिखा ऐसा। मैं आपके इस स्थापित वेन्यू से मैं भारत के सांसदों से यह माँग करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जो सरकार है उससे दरियाफ्त करें कि किस कानून के तहत प्लेन क्लॉथ में लोग सारे आंदोलनों पर डंडे बरसा रहे हैं और ये कौन लोग हैं? उनकी आइडेंटिटी ज़ाहिर की जाए, ऑफ़िशियली बताया जाए और अगर यह नहीं बताती सरकार, तो इसको यूनाइटेड नेशंस के लेवल पर मानवाधिकार के प्रश्न बनाकर इसको उठाया जाना चाहिए। यहाँ की निजी संस्थाओं को यह काम करना चाहिए। अगर यहाँ के नाकाबिल अगर सांसद यह काम नहीं करते, तो यह सवाल उठाया जाना चाहिए कि किस कानून के तहत और ये कौन-सा स्ट्रक्चर है, कौन-सा ढांचा है, जिसमें कि प्लेन क्लॉथ में लोग जनता को मार रहे हैं। या बिना नाम के बाकी चीज़ें बिना बाद नाम में देखेंगे। बिना नाम के बिना वर्दी लोन के, बिना वर्दी के, कोई वर्दी नहीं बिना है। वर्दी का भी देखा मैंने जी। मौत आप जैसे कपड़े पहने हुए लोग पुलिस के साथ में और उनके हाथ में जो डंडे हैं, वो पुलिस वाले डंडे हुँ। हैं। जो उस तरह से जो चिपक जाते हैं जाके सीधे। मेरे साथ वहाँ लड़के कितने सारे दिखा रहे थे। मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, हम जहाँ जाएंगे मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। सर ये देखिए, दिखाइए मीडिया पाकिस्तान से आएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए। चलो ये देखो, लड़कियों को भी चोटें आई थी। लड़कों ने जो डंडों की जो ये दिखाया, मैं पानी लेके पानी से रगड़ता रहा कि थोड़ी-सी उनकी जलन कम हो जाए। ये कौन लोग हैं? कौन लोग मार रहे हैं? मतलब ये तो मेरे लिए बहुत नाकाबिले बर्दाश्त। ये मैं भारत का नागरिक होने पर मुझे शर्म महसूस हो रही है। मुझे लगता है कि यह सवाल किसी को तो उठाना चाहिए, कभी तो उठाना चाहिए। ये तो ख़ैर भयावह है, पर साथ में ये जो एक तो ये पुलिस की बात हुई, दूसरी फिर ये कि जो सोनम वांगचुक, गीतांजलि वांगचुक और कॉकरोच पार्टी की जो रणनीति थी, उसके बारे में आप उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मैंने देखा कि जो वो माँग करने गए दोनों की माँगें जो हैं एक तो दोनों की माँगें दोपहर तक अलग-अलग हो गईं। अ, गीतांजलि कुछ और कह रही थी, फिर ये जो जगत प्रकाश नड्डा से मिलने गए तो वहाँ पे इनकी माँग जो थी वो बहुत ही विषय से भटकी हुई जैसे होती है कि हमारा जो मुद्दा था वो कुछ और था, हम माँग करने कुछ और पहुँच गए और उसको जिसको हम कहते हैं कि इसको रिडक्शनिस्ट हो गए फिर आप, जहाँ से जो व्यापकता के साथ आप एक मुद्दा लेकर आए थे, जो कि जिसको लेकर सबसे ज़्यादा रोष है लोगों में, वो रोष और फिर जो है आके वो बदल गया आगे जाके। तो प्रधान का इस्तीफ़ा की माँग गीतांजलि ने कहा कि वो माँग उनकी उनकी माँग में नहीं था कल जो था। इन कॉकरोच पार्टी की माँग में था पर उसमें भी वो एग्ज़ाम सिस्टम्स के बारे में कोई बात नहीं थी। तो ये लोग कितने जिसको मैं कहता हूँ कि संगठित, ऑर्गेनाइज़, प्लान्ड या ये कोहेरेंट थे अपने अपने उसके साथ में? अब देखिए अ, ये भूगोल की कहानी में भी एक बार ये आता है नाग कहानी में या किस कहानी में आता है पोर्ट्रेट में शायद। तो
चित्र का जिंदा हो जाना, एक एक चित्र बना हुआ है और वो जिंदा हो गया, और फिर उसके बाद बहुत लोगों ने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया, बहुत सारे कथाकारों ने। तो ये तो चित्र भी नहीं है जो कॉकरोच पार्टी है। बाहर बैठा हुआ कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के एक बयान, सीजेआई के बयान के बेसिस पर वहां एक पार्टी घोषित करता है, फिर उसमें लोग जुड़ने लगते हैं, फिर वो कहता है कि दिल्ली में आके प्रदर्शन करेगा और धरने पर बैठेगा, और चीजें चल पड़ती हैं। तो यह तो एक चित्र का जिंदा हो जाना है। मैं उसके उसके बारे में तो वो क्या है, कैसे है, कैसी विचारधारा है, क्या है, शायद कोई विचारधारा है भी नहीं। तो मैं इस विषय में मैं मानूंगा कि एक डेवलपिंग चीज है। एक अगर चित्र जिंदा हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। बहुत बहुत सारी चीजें आगे भविष्य में आ सकती है। दो चीजें हैं लड़के के लिए कि जी, इतना सारा गुस्सा, रोष लोगों में भरा हुआ है, और वो जिसको बोलते हैं ना कि वो एक 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 बड़ा एनर्जी पूल है जहाँ से चीज़ें चीज़ें आ रही हैं। और वो एनर्जी पूल अगर ठीक से चैनलाइज़ अगर नहीं होगा अपने इसको एक मुकम्मल असर के लिए, तो फिर वो भी एक दुखद बात होती है ना कि हम जैसे कि बहुत सारे जो बच्चे जो उम्मीद से आए थे, जिनकी जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि उनकी पिटाई हुई, तो वो सब लोग इसलिए आए थे कि उनको लगता था कि यहाँ पे आएँगे तो कोई हमारी बात को रख पाएगा और उसे एक मुकम्मल असर तक लेकर जाएगा। उसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि जैसे हम देखते थे कि ये जो पूरा का पूरा आइसा के जो बच्चे जो वो भी हड़ताल में बैठे हुए थे, और उनकी तरफ बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट्स नहीं थी। अ, ये सारा का सारा जो लाइमलाइट थी वो कॉकरोच पार्टी के लोगों ने ऑक्यूपाई, उन्हीं को बुलाया गया बात करने के लिए। हड़ताल पर तो ये लोग बैठे हुए थे। तो ज़ाहिर तौर पे उसमें कई कई सारी गुत्थियाँ हैं, शायद आप भी देख रहे होंगे। तो हो सकता है। दो बातें लेकिन मतलब गौरतलब है इसमें। जी। एक तो ये कि जब कोई मास मूवमेंट होता है ना, तो उसमें 10% उसका हिस्सा ही ऐसा होता है, मैक्सिमम 10%। 10% भी बहुत ज़्यादा है, जो ऑर्गेनाइज्ड, आइडियोलॉजिकल, समझदार, और वो कोई मास मूवमेंट उसके बस की बात नहीं होती। धीरे धीरे वो आपके दिमाग को चीज़ सेटल कर देती है, और जो लोग मजाक करते रहे हैं कि वीकेंड्स को छोड़कर 10 से 5 के बीच में अगर क्रांति हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज फिर तो नहीं ठीक होगा। तो इस तरह की जो मतलब आइडियोलॉजीज आपको एक स्तर पर सुस्त भी बना देती हैं, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा सेटल्ड आपके दिमाग में होती हैं। आप क्रांति की बात कर रहे होते हैं इनफैक्ट, लेकिन आपके दिमाग में चीजें बहुत सेटल्ड होती हैं, और आप एक सेटल्ड चीज की बात कर रहे होते हैं इनफैक्ट। ये कोई आरोप नहीं है, ये ऐसा होता है, ये स्वाभाविक है। हुँ। अ, तो मास मूवमेंट जो बड़ा मूवमेंट होता है उसमें बहुत तरह के लोग आते हैं। वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, ये सब नारे एक साथ लगते हैं। ज्यादा बड़ी बात यह नहीं है कि सब नारे, तो इसमें तो कुछ कंट्राडिक्टरी है। ज्यादा बड़ी बात यह है कि सब लोग सब नारे लगा रहे हैं। जो अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ने पर शायद कभी खुशी मनाते रहे हों जो लोग, उनको भी अभी जय भीम का नारा लगाने में कोई गुरेज नहीं है। कोई मुसलमान छात्र अगर ये सोचता रहा है कि वंदे मातरम तो मूर्ति पूजा का नारा है, और जो हिंदू बहुसंख्यकवाद जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप रहा है, यह बात अपनी जगह पर वाजिब हो सकती है, लेकिन उसके साथ ही नारा लगा रहे हैं जो उसके साथ मार खा रहे हैं, तो वो भी वंदे मातरम का नारा लगा रहा है। अशफाक उल्लाह खां का जो समय था, तो हम लोग जानते हैं कि काली मूर्ति के सामने और उन्होंने हाथ मोमबत्ती पर रखकर और शपथ ली थी।
काली मूर्ति नहीं महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण वो जज़्बा है जिसमें लोग साथ में आते हैं। जी। तो ये जो चीज़ है कि एक बड़ा दायरा, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि ठीक है, सरकार से बात होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? सरकार को मानना चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं, बहुत सारे दूसरे विचारों के भी लोग हैं। तो मास मूवमेंट की एक ये ज़रूरी शर्त होती है कि उसमें बहुत बड़ा नॉन पॉलिटिकल हिस्सा, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको लगता है कि बस ये एक ही चीज़ है जिसके लिए हम आए हैं, बाकी हमको किसी चीज़ से आंदोलन से मतलब नहीं है, हम पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं। हमको ऐसा मत समझिए, हम कोई ऐसे थोड़ी हैं कि हम आंदोलन करते फिरेंगे। तो ऐसे लोग भी आते हैं। तो इस रूप में जो कॉकरोच पार्टी और सोनम वांगचुक का जो रोल है, जनरल मासेस को अपील करने में, वह एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत अहम रोल है। जहाँ तक ये कि ये लोग कितना दूर जाएँगे, कितनी इनकी समझदारी है, तो मैं कहता हूँ कि वो काम करने के लिए दूसरे लोग हैं ना, निरंतरता के लिए दूसरे लोग हैं, बहुत सारे दल हैं, पार्टियाँ हैं। शहनाई बजती है तो 2 चीज़ बजती है ना, मतलब एक पे करती रहेगी और दूसरे पर आप सुर ताल अपना देते हैं। तो पे करने के लिए तो कोई होना चाहिए, तो वो जो नियमित जो संगठन है वो अपना करे उसको, कि मतलब बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज़ ना हो, वो खत्म ना हो। और जो विचारधारा है, जो राजनीतिक समझ है, उसकी समझ उसकी ज़रूरत से कोई इनकार नहीं। वो चीज़ों को सस्टेन करती है। वो दाल-चावल है। वो जिस पर कि वो चीज़ें जीवित रहती हैं। आंदोलन ये चलता थोड़ी है, अगर लेफ्ट के लोग यहाँ नहीं बैठे रहते, अगर उनकी डफली लगातार यहाँ नहीं बजती रहती, तो ये 2 दिन के बाद यहाँ कोई कूड़ा नहीं होता। तो वो लगातार सस्टेन करते रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एक सीखने का भी मौका, दिमाग खोलने का भी मौका होता है। बात करना सीखना भी बहुत बड़ी बात। बिल्कुल। आपने पूरा जीवन, पूरी पीढ़ी अगर अपने ही लोगों से बात करते रहे आप, कन्वर्टिंग द कन्वर्टेड में ही लगे रहे, तो फिर आपने क्या बात किया? जो 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 राजनीति है, जो असल राजनीति है, जो बड़ा विचार है, वो तो एक ऐसे व्यक्ति से मैं आपको बताऊँ, त्रिलोचन से मेरी बात होती थी, नागार्जुन से बात होती थी। इन लोगों ने कभी यह एहसास नहीं दिलाया कि ये कब हैं। त्रिलोचन से 6 महीने तक मैं उनको बिना कभी माने बात करता रहा। मुझे लगता था कि वो राजेश अभय के दादाजी हैं। वहीं पे रहते थे, राजेश अभय मेरा मित्र है। मुझे लगता था कि वो उसके दादाजी हैं या कोई उसके बुजुर्ग है। मुझे मालूम ही नहीं था कि त्रिलोचन। तो यह बड़प्पन है, यह बड़े आदमी का काम है, जो कि अनजान आदमी से बात करता है। अनजान लोग जो आपके विचार, आपकी चीज़, आपकी दृष्टि, आपके विज़न के बारे में कुछ नहीं जानते। इवन आपसे हेट करते हैं, अगर उनको पता चल जाए। उससे भी बात करना, संवाद करना, बड़े दायरे के लोगों से बात करना। अगर आप बड़े हित का प्रतिनिधित्व करते हो तो, अगर आप अपनी पार्टी के हित का प्रतिनिधित्व करते हो, किसी किताब में लिखी हुई आइडियोलॉजी का प्रतिनिधित्व करते हो, तो माफ़ करना, ये आपके बस की बात नहीं है, आपको इस सिरदर्द नहीं पालना चाहिए। आप जो कर रहे हैं वो करते रहें, आपका जीवन सुखी हो, मेरी शुभकामनाएँ। लेकिन अगर आपका कोई बड़ा लक्ष्य है, अगर आप बड़े दायरे में लोगों से बात करना चाहते हैं, कोई आंदोलन का सपना है बड़ी चीज़ का, तो आपको सीखना चाहिए। ये स्कूल है, ये आंदोलन, और सबसे बढ़कर ये आइडियोलॉजिकल कार्यकर्ताओं का स्कूल है। मुझे तो यही लगता है। तो एक सवाल ये भी है कि कितनी सरकार का रवैया कैसा रहा? मतलब एक तरफ जैसे मैं श्रवण जी से भी बात करता हूँ, एक बहुत डरी हुई सरकार का ये एक उनकी प्रतिक्रिया है, जिसे अपने बच्चों से ही डर लगने लगा है, जो सब निहत्थे हैं और वो एक जायज़ माँग लेकर आ रहे हैं। और तो सरकार और अब इनके पास कुछ दिखाने बताने को है नहीं इन 12 सालों में, क्योंकि यहाँ भी हाथ लगाया, वहाँ पे अ, काम खराब ही हुआ है। तो इसलिए अब इस रोशनी में जो हम देखते हैं कि एक तो लोगों में बहुत गुस्सा है, फिर ये जो आंदोलन में
क्योंकि ये एक आंदोलन इसलिए भी खास है क्योंकि ये पहला एक जिसको बोलते हैं कि ऑनलाइन क्रिएटेड कॉकरोच पार्टी एक ऑनलाइन ऑनलाइन से ऑफलाइन आई है। दुनिया में बाकी जो आंदोलन होते हैं वो ऑफलाइन से ऑनलाइन होते हैं मोटे तौर पर, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं शायद। तो सरकार जो है ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अब जगत प्रकाश नड्डा बातचीत करके सुलझाने की कोशिश करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। तो सरकार का जो डर है वो उन्हें आगे किस तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि इसमें जैसे कि बाकी सब जगहों का है, मुख्य कर्ता तो सरकार ही है, क्योंकि उसी को करना है इसमें हम लोग या बच्चे तो कुछ नहीं कर सकते। तो वो पहले तो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है, उसको जिसको बोलते हैं ना कि एक डिनायल, डिफायंस, फिर ब्रूटल हो जाएंगे, उसी को लेकर क्रूर हो जाएंगे, उसी को लेकर आप बुलडोज करने लगेंगे उन्हीं चीज़ों को जो अगर आप पे सवाल जब किए जाते जाते हैं। और इसकी उन्होंने एक लंबी और बहुत ही शर्मनाक परंपरा स्थापित की हुई है इस पूरे इन पिछले 12 सालों में। तो उसको वो आगे क्या होगा? मतलब जो काम इन्होंने बाकी हमारे लोगों के साथ किया, किसानों के साथ किया, मुसलमानों के साथ किया, क्या वो बच्चों के साथ भी ऐसे ही करेंगे? सरकार डरी हुई है, यह एक पहलू है। यह डर बहुत अलग तरह का डर है, भिन्न किस्म का डर है। कोई फिल्म आई थी परफेक्ट मर्डर, आई थी फिल्म या नॉवेल कुछ, जी। मुझे लगता है कि उस तरह से परफेक्ट मर्डर की तरह से ही ये परफेक्ट पॉलिटिक्स वाले लोग हैं। भारत में तो नहीं, मैंने देखा, शायद दुनिया में भी पता नहीं ऐसा कहीं हुआ है या नहीं, हिटलर के टाइम या मुसोलिनी के टाइम में, जिसमें जो बड़ी पूंजी है, बड़े पूंजीपति हैं देश के, 4 या 5 ही, 10 भी नहीं कह सकते आप, मुख्यतः 2, वहां से लेके सारा जो भी ऑफिशियल मीडिया हाउस है वो सब, न केवल मीडिया हाउस बल्कि उनके पत्रकार तक, जो थोड़ा भी दांत दिखाने वाली लोमड़ियां थी उनको बाहर कर दिया या गोली मार दिया। जो जो मतलब न केवल मीडिया हाउस बल्कि उनके पत्रकार, पूरा धर्म, बहुसंख्यक धर्म और गली गली लगने वाली शाखाएं, साथ में सब किसी न किसी रूप में गरीब आदमी को कुछ न कुछ थोड़ा मिलता रहे, उसको राशन 5 किलो मिल जाए या कुछ और चीज मिल जाए, हर किसी का कुछ स्टेक बनाना गवर्नमेंट में, 5 किलो राशन आपको मिल जाएगा, वो आप ले लो, 2000 रुपया पेंशन ले लो, है ना, कुछ और थोड़ा बहुत ले लो, रील बनाना शुरू कर दो सरकार के लिए या पार्टी के लिए कि देखिए यहाँ कब्रिस्तान वाले जो हैं आके बाजार में कब्जा कर लिए हैं, अब यही होगा। और जैसे ही रील वायरल हो गई, आपके खाते में 5000 रुपया पहुंच गया। तो ये ऊपर से नीचे, तो फिर उसके बाद पन्ना प्रमुख और फलाना ढिकाना तो है ही। और उसके बाद हो तो फिर MP MLA खरीद लिया जाए, तो ठीक है, जिता के ले आओ, वो हमारे लिए काम करेंगे, पूरा ऑपरेशन लोटस करके सरकारें ही दूसरे के दूसरी बनवा दी जाए। तो इस तरह की ये परफेक्ट मर्डर ऑफ द डेमोक्रेसी, इस तरह का परफेक्ट पॉलिटिक्स ये है। अब दिक्कत सिर्फ तब होती है, जैसे मान लीजिए खूब तैयारी किया हुआ 100% मार्क्स लाने के लिए CBSE में कोई लड़का तैयार है, और सब होते ही हैं, बहुत सारे बच्चों के अभी 100% मार्क्स आते हैं। अब उसमें 3 सवाल पर्चे से बाहर के आ जाएं, जो पहले नहीं पूछे गए थे वो आ जाएं, तो फिर उनकी वो हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। इतना ही इसी तरह का ज्ञान हम लोग सृजित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो सरकार का भय है वो अपने परफेक्टनेस के बाद उससे आ जाने वाली इतर चीजों का भय है। ये सिलेबस के बाहर था जो जो कल हुआ। जी जी, मतलब ऐसा होता है ना कि आप जानवर जानते हो या बुरा मनुष्य जानते हो, राक्षस तो आपने देखा नहीं और आपके सामने राक्षस आके खड़ा हो जाए,
ये उस तरह का भय है, मतलब जिस जिस भय में व्यक्ति फ्रीज हो जाता है, जिसमें हाथ पैर उसके काम नहीं करते, अनदेखी चीज का भय, अनसुनी, अनजानी, जिसके बारे में कल्पना नहीं की गई हो, ऐसी चीज का भय है। ये सामान्य भय नहीं है। सरकारें और पुलिस तो है ही डरी हुई संस्था। ये उससे एक स्टेप आगे का, एक क्वालिटेटिवली डिफरेंट किस्म का डर है, जो कि कल दिखा है। 16-17 साल के बच्चियों को कौन मारता है डंडे से? ऊल कौन देता है यार? राक्षस देगा, वो कोई इंसान नहीं देगा। ऐसा कोई करता है? किया इन लोगों ने। मतलब जैसी स्थिति है, अगर शहर शहर जाके अगर बच्चे कलेक्ट्रेट फूकना शुरू कर दें, भाजपा का ऑफिस अगर आग लगाना शुरू कर दें, तो वो उसको भी वायलेंट नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए जैसा कि आपने उनके साथ किया है। यह तो उनका बड़प्पन है कि वो यह सब नहीं कर रहे हैं और वो नहीं करेंगे। वो गांधी के देश के लोग हैं, अभी भी उनको आपसे उम्मीद है, अभी भी वो आपसे बात कह रहे हैं। बात अगर नहीं करने वाले होते तो कल जो इनके जो जाके 2 प्रवक्ता बात करके आए हैं सरकार से, उनको कान पकड़ के और जूते मार के भगा देते लोग अपने बीच से। ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये अहिंसक लोग हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि अभी भी उनको उम्मीद है सरकार से कि सरकार कुछ करेगी, कर सकती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी भी कांग्रेस जनता पार्टी जो भी सुधारात्मक, जो भी मिनिमम चीजें करती है, मेरा उससे कोई विरोध नहीं। दिक्कत ये है कि वो मिनिमम भी ये नहीं मानेंगे, बिल्कुल। इसलिए कि यह तो 100 जूता खा के और 100 प्याज खाने जैसा होगा ना। अगर ये पहले मान लिए होते तब समझ में आता। आप जूता खाने के बाद फिर प्याज खाने का आपको निमंत्रण दिया गया है, आप वो प्याज नहीं खाएंगे। इसलिए अगर कोई कहता है, कोई सरकार के पास जाता है आवेदन लेके, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं। यह आंदोलन ज्यादा बेसिक चीजों की ओर जा रहा है। ये सारे लोग हो सकता है ना रहें, लेकिन ये सारे लोग जो कल के मूवमेंट में आए थे, यह आंदोलन के समर्थक रहेंगे। लोग वहां कह रहे थे, मेरे साथ में बैठे हुए लोग, कि सर कुछ बदले चाहे नहीं बदले, हम तो बदल गए, अब हम तो इनके साथ नहीं रहे। ये खुद में एक बड़ी बात है। ये शायद इसलिए सबसे बड़ा हासिल है इस पूरे का। अगर हम जब इसके एक जनता के किसी मसले को देखते हैं कि वो हमारे डेमोक्रेसी या हमारे इलेक्टोरल समीकरणों को कैसे बदलता है, तो बहुत सारे लोगों को एक तरह से जिसको बोलते हैं ना कि बायर्स रिमोर्स होता है, कि हमने कोई चीज़ खरीद ली तो उससे हमको खरीद तो ली हमने, हमें लगा कि ये बढ़िया होगी चीज़, और उसका उसका बाद में हमको अफसोस होने लगा। तो ये है दोनों मामलों में, कि जहाँ पे बच्चों की बात है वो, और दूसरा कि राम मंदिर को लेकर भी। राम मंदिर के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, इसी के बारे में बात करेंगे कि जो बहुत सारे लोगों के बच्चे वो भी थे जिनके बीजेपी के नेता थे, वोटर्स थे, वो लोग भी वहाँ पर आए थे, और वो सब भी शायद उनके घरों में भी लोग सोच तो रहे होंगे, क्योंकि जिन्होंने लोग कितना अधिक बच्चों पे कितना अधिक इन्वेस्ट करते हैं। उसमें भी 2 तरह के बच्चे हैं। एक बच्चे वो हैं जो उमर खालिद, और बाकी लोग जो कि अ, गंभीर एकेडमिक की तरफ जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ ये हैं जो ट्यूटोरियल क्लास से कंपटीशन क्रैक करना चाहते हैं, और वो उसमें जो ट्यूशन की फीस है, टाइम है, उम्मीदें हैं, सब कुछ उसमें निवेश है उनमें माँ-बाप का। तो वो जो बायर्स रिमोर्स है वो किस तरह से शक्ल आगे लेगा, ये अपने आप में मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, इस ये जो मामला है इस समय। आपको क्या लगता है? अम, बहुत ज्यादा दूर तक तो निष्कर्ष अभी शायद निकालना उचित ना हो, क्योंकि बहुत लंबी ट्रेनिंग से यह समझ बनी है लोगों की। कितने समय से संघ काम कर रहा है, सारे धार्मिक संस्थाओं का पॉलिटिसाइजेशन कर दिया है, उसका असर है। मीडिया जो दिन रात कह रहा है, उसका प्रभाव है। तो एक रेगुलर ट्रेनिंग से यह चेतना बनी है,
और ये महीना 2 महीना के झोंके से या एक घटना के झोंके से या बहुत ज़्यादा हिल जाएगी, इसकी मुझे उम्मीद नहीं है। अनशन मेरे लिए बहुत ही कभी भी मैं प्रशंसनीय आंदोलन का रूप मैंने इसको नहीं माना। लेकिन इसकी एक ही अच्छी बात है, यह देर तक चलने की प्रक्रिया है और देर तक चलते हुए ये पीक करती है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आज 16वां दिन है और 17वें दिन यह और कमज़ोर हो जाएगा। 18वें दिन अचानक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। 20वें 25वें दिन हो सकता है मर जाए। यह जो चीज़ है और कोई आंदोलन का रूप लंबा चलता हुआ इस तरह से पीक नहीं करता कि जिसमें लगे कि एक एक्यूट लाइन ऑफ थिंग्स है, कि जिसमें कि आपको लगे कि ये किसी तरफ जा रहा है, किसी अंजाम तक यह चीज़ जा रही है आपकी आँख के सामने देखते हुए। तो यह आंदोलन का जो रूप है अनशन का, उसका एक कम टाइम में यह ज़्यादा ट्रेन करता है। किसान आंदोलन जो भारत का था, उससे ज़्यादा लंबा चला हुआ और उससे ज़्यादा यातनाएँ झेलने वाला, जिसमें 700 किसान मारे गए, जिसमें लोग भीषण ठंड से लेके और धार-धार बरसती बारिश में, यहाँ तक कि कोविड के माहौल में भी जब पूरी दुनिया, खुद प्रधानमंत्री गमछा ओढ़े दाढ़ी बढ़ाए बैठा हुआ था, उस समय वो लोग सड़क पर थे। इतना बड़ा वो आंदोलन था। बस एक ही चीज़ थी कि उसमें एक्यूटनेस नहीं थी। यह चीज़ कहीं जा रही है, यह चीज़ कहीं खत्म हो जाएगी। यह एक्यूटनेस की ताकत अनशन के साथ जुड़ी है और उस एक्यूटनेस ने और कल के पुलिस दमन ने लोगों की चेतना पर काफ़ी प्रभाव डाला है। फिर भी मुझे लगता है कि समय बहुत मायने रखता है। जितने समय तक आपकी बात लोगों तक जाएगी, जितने समय तक लोगों की धारणा बदलने का आप प्रयास कर सकेंगे, उतने उस पर निर्भर करिए कि लोगों की कुछ, कहा जाए कि जो लोगों के ट्रेंड माइंड्स हैं, वो थोड़ा-सा अनट्रेंड होना शुरू करेंगे। तो बहुत राजनीतिक उम्मीद नहीं है। कल मेरे मित्र कुछ लोग कह रहे थे कि चुनाव तो कल ही हो जाए तो फिर मोदी कल जीत जाएगा। मैंने कहा कि वो अगले जन्म में भी जीत जाए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और धीरे-धीरे ऐसे बहुत सारे लोग आएँगे जिन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि चुनाव जीतता है कि हारता है। ठोस सवाल के ठोस जवाब लोग मांगेंगे और मोदी कल को चला जाए, तो जो कांग्रेस या सपा या फलाना या ढिकाना आएँगे, तो जो पॉलिटिकल पार्टियों के जो ऑर्गेनाइज़ेशन होते हैं, उनके साथ यही दिक्कत होती है कि सरकार बदलती है तो रिलैक्स हो जाते हैं। उनको वो फिर बचाव करने लगते हैं उधर से कि हाँ, ऐसे होता है। तो जो नॉन पॉलिटिकल जो धाराएँ हैं, उनके साथ कम से कम आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर सरकारें बदल जाएँ, तो भी जो मुद्दे हैं, जो बातें हैं, वो बात तो उठनी चाहिए, वह चीज़ तो उठनी चाहिए कि भाई ये आपको करना, बाकी तो एडिशनल है। तो ये मुझे बेहतर लगता है। ना भले ही राजनीतिक रूप से जो भी हो, मैं इस मामले में अराजनीतिक चीज़ों का मैं पक्षधर हूँ। मैं नागरिक उसको बुरा धर्म नहीं है मानता। हमारा कि हम अपनी बात तो कहें बतौर नागरिक कि ये और आँख में आँख डाल के बात कर पाएँ। तो इससे अब रोकते हैं चंद्रभूषण जी बातचीत को यहाँ पर। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत में शामिल होने के लिए। मेरे ख्याल से दर्शकों को भी, जो लोग कल इसको रील्स में छितरे-बितरे यहाँ-वहाँ देख रहे थे, कुछ लोग जो मुख्य धारा के मीडिया की अलग दुराग्रहग्रस्त और झूठी खबरें देख रहे थे, उन सब के बरक्स आप ये बातचीत शायद सुनेंगे तो आपको एक 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 जो है बड़ी तस्वीर शायद यहाँ से दिखलाई पड़ेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आप सबका इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए इसके साथ और अपना ख़्याल रखिए। हिंदी में खबरें कितनी सारी हैं। आप दरअसल इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के शिकार हैं। खबरें आ रही हैं आपके व्हाट्सएप पर, कुछ सच्ची, कुछ झूठी, कुछ तोड़-मरोड़ कर पेश की हुई, और आपके लिए कितना मुश्किल है कि ये तय कर पाएँ कि सच कहाँ है। जो ज़रूरी है
और जो प्रासंगिक है इस समय की दुनिया के लिए, इस समय के देश के लिए, इस समय की नागरिकता के लिए, वो खबरें कहाँ हैं। और उन खबरों को हरकारा आपके पास लेकर आता है। हरकारा जैसे कि हमारी टैगलाइन है, शोर कम और रोशनी ज़्यादा। और इसलिए हाँ, वहाँ पर आप लगातार पाएँगे कि जो जन पक्षधर मुद्दे हैं, जो जन पक्षधर खबरें हैं, जो जन पक्षधर सवाल हैं, वो वहाँ पर लगातार जिन पर चर्चा होती रहती है। और उसके लिए आप देख सकते हैं कि लगातार किस तरह के लोग हमारे यहाँ आते हैं। हिंदी में जो मीडिया इंडस्ट्री है वो काफ़ी बड़ी है, पर हिंदी में जो पत्रकारिता है वो छोटी होती जा रही है। हरकारा की कोशिश उसे बचा के रखने की है और उसके लिए हमें आपकी ज़रूरत है। हम यहाँ लगातार वो चर्चाएँ, वो बातचीत, वो खबरें, वो एक्सप्लेनर्स आप तक लाते हैं, वीडियो के ज़रिए, ऑडियो के ज़रिए और टेक्स्ट के ज़रिए, जो इस विमर्श को आगे बढ़ाने में मदद करती है। बिना आपकी भागीदारी के ये मुमकिन नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं आपसे कि आप इस खबरों को साझा करिए, हमारे चैनलों को साझा करिए, हमें समर्थन दीजिए, आर्थिक सहयोग दीजिए। हम अपना क्यूआर कोड आपके साथ यहाँ साझा कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अपना योगदान दे सकते हैं। आपके सहयोग से चलती रहेगी हरकारा की दुनिया और बची रहेगी पत्रकारिता का ये मिशन। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।